हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में चौथे वर्ग में जो शामिल शब्द हैं विवेचना, चर्चा, टिप्पणी जैसे जो शब्द हैं इनके अर्थों को समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने प्रश्न होगा, इसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर जो मैंने प्रश्न को लिया है वो टॉपर्स की कॉपी को आधार बनाया है। मतलब कि मैंने देखा कि जो गौरव सर की कॉपी है, आप सभी को तो मालूम ही है कि गौरव सर 2022 के टॉपर हैं, राइट, जिनकी सर की रैंक 226 रही है। तो मैंने जो सर की जो कॉपी थी वहां पर मुझे ये प्रश्न दिखा जिसके अंत आखिरी में विवेचना कीजिए जैसे शब्द यूज थे। हालांकि कई सारे प्रश्नों में ऐसे विवेचना कीजिए, टिप्पणी, चर्चा कीजिए जैसे प्रश्न थे, लेकिन उनमें से मैंने किसी एक को आधार बनाया है। तो इसकी चलते स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, पहले तो इन शब्दों इन जो शब्द हैं इनके अर्थों को समझेंगे, फिर इसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर जो सर ने जो आंसर लिखा उसको देखेंगे। आंसर पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं और क्या सुधार किया जा सकता है जिससे हमारे नंबर बढ़ जाए। ठीक है, फिर चौथे वर्ग के बाद एक वर्ग आखिरी बचेगा और उस वर्ग में सिर्फ एक शब्द विश्लेषण शामिल है। उस विश्लेषण जो वाले शब्द को हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करें, और पॉसिबल होगा तो इसी में हम देख लेंगे। ओके, अरे यार सॉरी। चलिए, हाँ, एक बात और ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि प्री एग्जाम तो हो ही गया है और कई सारे जो दोस्त हैं वो पूरी तरह से मेंस एग्जाम में लग चुके होंगे। उनको एक आइडिया लग गया होगा कि अब मेरा तो प्री हो ही जाएगा, और मतलब एक आइडिया लगने के बाद अब आप पूरी तरह से मेंस एग्जाम पर फोकस हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा, मुझे मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखना चाहिए, टॉपर्स की कॉपियों को देख लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने चाहिए, राइट, टेस्ट देने चाहिए। और जो अब तक आपने पढ़ा है उसी पर ही आप रुके रहिए। मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। बहुत ज्यादा अब अलग से पढ़ने की कोशिश में मत रहिए, राइट। और ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस टेस्ट देने में होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे दोस्तों को देखा है कि उन्होंने उनका जो 250 में जो नंबर आए हैं वो 40-50 के समथिंग भी आए हुए हैं। और ये स्थिति जब होती है किसी की ना, तो वो नर्वस और डिप्रेशन में चले जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा तनाव में रहने लगता है कि यार मेरे टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे, लग रहा है होगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं ऐसे जिनके नंबर इतने कम आए हैं। अपने आप पर उन्होंने पेशेंस, अपने आप को कूल रखते हुए उन्होंने बाद में एग्जाम दिया और झंडे गाड़े। मतलब आप टेस्ट देने के बाद आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, नर्वस नहीं होना है। बहुत ही ज्यादा ये टाइम आपको अपने आप को कूल रखना है, राइट, बहुत ज्यादा कूल रखना है। और कूल होकर के ही एग्जाम देंगे तो 100% आप भी क्रैक करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जो यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा जो गलतियां मेंशन की जा रही है उनको ध्यानपूर्वक देखिए। कोशिश करिए कि जब आप रियल में एग्जाम देने बैठे तो वो गलतियां आपसे ना हो। ओके, तो ये सब चीजें थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मुझे लगता है कि गौरव सर इस पर अब बात कर ही रहे होंगे कि आप लोग की क्या तैयारी आगे होनी चाहिए। इस सब पे बहुत अच्छे से शायद वीडियो सर का बन भी रहा है इस टाइम पे। तो वो सब आप देखते रहिए। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको कहूंगा कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो शब्द हैं, जैसे कि मैंने चौथे वर्ग में शामिल जो शब्द हैं उन पर तो बात करूंगा ही। ये जो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थों को एक बार आप जरूर समझ लीजिए अच्छे से। और बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि ये सीरीज बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। 2 घंटे के अंदर ही ये सब पूरे शब्दों को शायद मैंने कवर कर लिया है, इससे कम ही होगा। तो आप सबको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पहले वर्ग में देखेंगे ये है, फिर मैंने प्रश्न को आधार बनाया है, फिर क्या हो सकता है, आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, इन सब चीजों पर मैंने बात की है। चलिए, अब चौथे वर्ग में शामिल शब्दों को देखते हैं। देखिए, चौथे वर्ग में जैसे विवेचना, चर्चा जैसे शब्द आए तो आपको क्या करना है, संभावित सभी पक्षों पर, मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद जो भी संभावित सभी पक्ष हैं उनकी तार्किक व्याख्या करनी है। टिप्पणी पूछे तो आपको संक्षिप्त चर्चा करनी है। ज्यादातर टिप्पणी आप देखेंगे तो सामान्यतः जो शुरू के कम शब्द वाले होते हैं, यहाँ पर मैं आपको 150 शब्द या 125 शब्दों में, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, जो कम शब्द वाले होते हैं या प्रश्न मतलब यहाँ पर टिप्पणी वाले मतलब प्रश्न ज्यादा होते हैं। यदि 11 से लेकर के 20 के बीच में नॉट सॉरी 11 से लेकर के 20 के बीच में
जो प्रश्न पूछे जाते हैं मतलब जो 250 शब्दों के होते हैं, वहां पर यदि ये शब्द यूज होंगे तो आप देखिएगा कि प्रश्न बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब प्रश्न का जो आकार होता है उसमें जो शामिल पक्ष होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। मतलब जब 250 शब्दों में पूछे जाते हैं तो सामान्यतः मेरे कहने का मतलब ये है कि टिप्पणी जैसे जो शब्द आए तो आपको वहां पर संक्षिप्त चर्चा करनी होती है, जो पक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए भारत में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। अब प्रश्न पढ़ने के बाद आप देखें तो तुरंत आपके माइंड में ये हिट हो जाना चाहिए कि कौन-कौन से पक्ष इसमें आने वाले हैं। मतलब मैं पढ़ने के बाद ये देखें तो न्याय वितरण के लिए ओडीआर जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है कि लाभों को रेखांकित करना है, तो मतलब सबसे पहले क्या मतलब इस उत्तर जब हम उत्तर लिखेंगे तो इसमें एक पक्ष होगा जो पूरी तरह से लाभों पर लिखा जाएगा कि ओडीआर के लाभ क्या हैं। लेकिन जो लाभ हम बताएँगे वो किस संदर्भ में होना चाहिए? न्याय वितरण के लिए होना चाहिए। न्याय वितरण के लिए ओडीआर तंत्र के लाभों को बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो लाभ आप बताएँगे जस्टिस डिलीवरी, इसको ध्यान में रखते हुए लाभों को बताएँगे। फिर इसके बाद देखिए भारत में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। मतलब कुछ चुनौतियाँ हैं उसकी बात करनी है, मतलब एक पक्ष ये भी होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि 2 पक्ष तो साफ तौर पर दिख रहे हैं, अब बचता यहाँ पर ये है कि हम भूमिका और निष्कर्ष में हम क्या लिखें, राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही रहती है, भूमिका और निष्कर्ष में क्या लिखें? जैसे कोई फाउंडेशन बैच का अ, दोस्त है, फ्रेंड है, तो वो क्या करे कि भूमिका में ओडीआर को परिभाषित कर दे कि ओडीआर होता क्या है, ओडीआर मैकेनिज्म क्या है, ये तंत्र क्या है, उसको परिभाषित कर दे। और जैसे अभी आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको करंट से लिंक करें, राइट? कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, राइट? और ओडीआर तंत्र की परिभाषा क्या होगी वो भी मैं बता रहा हूँ, अभी आप सब सिर्फ समझिए। मतलब आप फाउंडेशन बैच के हैं, आपने अभी बहुत ज्यादा आपका करंट से मतलब वास्ता नहीं रहा है, तो आप ओडीआर तंत्र की परिभाषा कम से कम तो बता ही सकते हैं। तो ओडीआर तंत्र की परिभाषा लिखिए, नंबर मिलेंगे आपको नो डाउट। और आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से आपका करंट से टच रहा होगा, तो आप करंट से लिंक करते हुए भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है? करंट से लिंक करते हुए लिख सकते हैं, बाद में चाहे तो संक्षेप में, जितना ज्यादा संक्षेप में बता सकें ओडीआर को भी परिभाषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में क्या करेंगे? लाभों को बताएंगे। लाभों को बताएंगे कि ओडीआर जो मैकेनिज्म है कैसे जो न्याय वितरण है उसको प्रभावित करेगा सकारात्मक रूप से। मतलब आप देखेंगे तो हाई कोर्ट में आज 62 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय में 4 करोड़ से ज्यादा केस क्या है पेंडिंग में है, तो इनका क्या करेगा? ये जो केस हैं इनकी पेंडेंसी में कमी आएगी, राइट? ये हम बता सकते हैं। जो आर्टिकल 39A है, मतलब राज्य के नीति निषेध तत्वों में शामिल जो आर्टिकल 39A है, इसके मतलब इसकी यहाँ तक पहुंच लोगों की सुनिश्चित होगी, कुछ ऐसा लाभ आपको बताने होंगे, राइट? फिर इसके बाद आपको थर्ड पैराग्राफ में चुनौतियां बतानी होगी। चुनौतियों में आप बताएंगे कि आज किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, लोगों में जागरूकता का स्तर कैसा है, लोग किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं नई तरह की जो तकनीकें आती हैं जो डिजिटल रूप से होते हैं उनको अपनाने में वो किस तरह से कतराते हैं, उस संदर्भ में कुछ आंकड़े देंगे आप। इस संदर्भ में बात करते हुए अंततः जब आप चुनौतियां बता लेंगे तो बसता आपका निष्कर्ष है। और निष्कर्ष में सबसे बड़ा ये भी प्रश्न रहता है कि निष्कर्ष किस वे में जाना चाहिए। जब आप निष्कर्ष से ऊपर वाला पक्ष है, जस्ट उसके ऊपर वाला पक्ष है, जैसे इसके ऊपर वाला पक्ष क्या है? चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां आप बता रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सुझाव तो देने ही होंगे, मतलब आप सुझाव से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप सुझाव दें, किसी आयोग के द्वारा कोई सुझाव दिया गया हो तो उसको आधार बना लीजिए, मतलब कोई रिपोर्ट आई है तो उसको आधार बना लीजिए। अपने आप से मतलब ये जब आप लिख देते हैं कि जागरूकता फैलाई जानी चाहिए या ये किया जाना चाहिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो थोड़ा जो आपका निष्कर्ष होता है वो हल्का हो जाता है। आप ज्यादातर जो रिपोर्ट हैं सरकार गवर्नमेंट के जो आयोग हैं उनको आधार बनाकर जब आप सुझाव देते हैं निष्कर्ष में तो आपका निष्कर्ष प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस फॉर्मेट में आंसर
लिखने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, जो सर ने आंसर लिखा है उसको, और क्या और सुधार हो सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सर ने जो भूमिका लिखी है आप देखें तो सर ने लिखा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान के मामलों के समाधान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान का प्रयोग किया गया। देखिए, पेपर क्या है, जीएस पेपर 2 आप लिख रहे हैं, सेकंड जो है, ठीक है? जीएस सेकंड का जब आप यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं जीएस पेपर 2 का, तो उम्मीद है कि मतलब आप पॉलिटी के आंसर लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप पढ़ें तो थोड़ा लगता है कि जैसे ये इकोनॉमी से टच हो रहा है, राइट? मतलब ठीक है, चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा, नंबर भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमी को टच कर रहा है कहीं न कहीं। हमें तो टच किससे करवाना है? पॉलिटी से करवाना है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि हम ये दें कि मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है, मतलब भूमिका ठीक है, किंतु और अन्य संदर्भों में लिखा जा सकता है, जैसे हाल ही में नीति आयोग ने निपटान रोक व ऑनलाइन समाधान हेतु डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है, जो ओडीआर सुधार के साथ उसके अधिकतम लाभों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग थोड़ा ये सब यूज हो गया, ये आयोग यूज होने के बाद हमें ये लग रहा है कि अब ये कहीं नहीं टच हो रहा है किससे, जीएस पेपर 2 से, पॉलिटी से लिंक हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, चलिए। अब सेकंड पैरा में हम लाभ को बताएंगे, जैसे मैंने कहा भी था कि साफ तौर पे क्वेश्चंस में लिखा भी हुआ है कि हमें लाभ बताने हैं। तो लाभ में आप देखें तो लिखा गया है लागत वहनीय, मतलब निशुल्क न्याय की पूर्ति होगी। लागत वहनीय होगी मतलब जब ओडीआर, ओडीआर क्या है, यदि ओडीआर की परिभाषा मैं बताऊं आपको, तो ओडीआर होता है, ओडीआर एक डिजिटल तकनीक है जो छोटी व मध्यम प्रवृत्ति के जो मामले होते हैं उनका समाधान करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वैकल्पिक समाधान के जो तकनीकें होती हैं, मतलब जैसे मध्यस्थता, सुलह आदि का प्रयोग करके क्या किया जाता है, मामलों को निपटाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ओडीआर का यूज होता है तो लागत वहनीय हो जाती है, लोगों के जो खर्च होते हैं बहुत ज्यादा जो बढ़ जाते हैं एक न्याय प्राप्त करने के चक्कर में, वो थोड़ा कम हो जाते हैं, लागत वहनीय हो जाती है, जो किसके अनुरूप है, आर्टिकल देखा जाए तो 39 ए के कहीं ना कहीं अनुरूप है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि न्यायालय की पहुंच में वृद्धि, मतलब टेली लॉ कार्यक्रम द्वारा दूर दराज तक पहुंच, मतलब जब डिजिटल तकनीक से जोड़ करके जस्टिस दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां तक भी न्यायालय की पहुंच होगी, टेली लॉ कार्यक्रम द्वारा दूर दराज तक पहुंच होगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि केस पेंडिंग में कमी आएगी। यहाँ पर लिखा गया एनजेडीजी के अनुसार, मतलब ये सब चीजें लिख देना ना थोड़ा और अच्छा आंसर को बना देता है, आंसर आपके उत्तर की मजबूती बढ़ जाती है। मतलब ये एनजेडीजी ने के अनुसार इन्होंने एक आंकड़े दिए, उन्होंने बताया गया कि हाई कोर्ट में ये, ध्यान रखिएगा जो टेस्ट है 2022 का है और आप 2024 में कॉपी देख रहे हैं, राइट? तो इस टाइम पर हाई कोर्ट में अब कितने केस पेंडिंग है, 62 लाख केस पेंडिंग है। एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कितने केस पेंडिंग है, 4 करोड़ है। ये कुछ शायद गलती हो गई है क्योंकि सर ने लिखा है 73.5 करोड़, जो कि शायद मेरे ख्याल से मिस्टेक यहाँ पर हो गया। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों में 4 करोड़ केस पेंडिंग में है। ओके, तो आपको इस तरह से कुछ आंकड़े दे देते हैं तो क्या हो जाता है कि आपके आंसर के नंबर बढ़ने के जो नंबर होते हैं वो बढ़ने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया प्राकृत न्याय के सिद्धांत का पालन तथा ई लोक अदालतों आदि से सामाजिक सौहार्द भी स्थापित होता है। ठीक है, फिर लिखा गया है केस मैनेजमेंट एवं ब्रीफिंग आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए लिखा गया LIMBS, ये एक क्या है, वेब आधारित सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब देखा जाए तो जो कानून होते हैं, सभी तरह के कानून इस एप्लीकेशन में एक जगह पर कह सकते हैं कि होते हैं। मतलब जो इस तरह का सिस्टम है वो न्याय जस्टिस डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये पॉइंट आपका सही है, ये भी ऐड कर सकते हैं। फिर लिखा गया है कि AI आदि का प्रयोग न्यायाधीशों के निर्णयों में वस्तुनिष्ठता बढ़ाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा और AI का लिखा गया, थोड़ा आज पेन बराबर काम नहीं कर रही है, सॉरी। चलिए, क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा बाद में। ठीक है,
तो इसको थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं, बाकी का ठीक है। फिर इसके बाद है कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग संभव होगी। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें चुनौतियों पर हम बात करेंगे कि 70% न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो आज भी डिजिटल रूप से न्यायालय बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाए हैं। तो 70% न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा नहीं है। अब चुनौतियों की बात हो रही है। उत्तर आप देखेंगे कि बिंदुवार क्रम में लिखा गया है। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आंसर हमें व्याख्या करके नई चीज़ों को लिखना है। देखिए जो 20 के 20 प्रश्न होते हैं, आप देखेंगे तो उनमें से अधिकांश प्रश्नों का आंसर आप बिंदुवार क्रम में दे सकते हैं। 20 प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। अधिकांश प्रश्नों का जो आंसर लिख सकते हैं वो बिंदुवार क्रम में लिख सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है कि आप उसको बिंदुवार में लिख पाएँ, उसको व्याख्या करनी ही पड़ती है। तो ज़्यादातर आंसर आपको व्याख्या में ही बिंदुवार में ही लिखने चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, ठीक है? तो चुनौतियों फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है न्यायाधीशों में वकीलों को प्रशिक्षण बराबर नहीं है। मतलब हम लिख सकते हैं ये, या ये भी लिख सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण न होने के चलते और न्यायाधीशों, वकीलों की संख्या कम की वजह से भी क्या हो रहा है कि ओडीआर जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद लिखा गया है कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि न्यायपालिका एवं विवादों की संवेदनशीलता के कारण यह तीव्र गति से होना संभव नहीं। थोड़ा और स्पष्ट करने की ज़रूरत है इस पॉइंट को, ठीक है? चुनौतियों के संदर्भ में यहाँ पर अस्पष्ट हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट थोड़ा, और ये सब चीज़ें ध्यान रखना है जब आप लिखें तो थोड़ा अच्छे से अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद लिखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभाव है। 34% ग्रामीण तक ही नेट की पहुँच है। अब शायद आंकड़े कुछ बदल चुके हैं। तो अब हम मतलब अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2025 तक हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेट की पहुँच देखी जाएगी वो 50% के करीब होगी या उससे ऊपर भी होगी। तो ये है। फिर इसके बाद है फंड फंक्शनीकरण, ये क्या है? फंक्शनरीज़, मतलब ये ध्यान आपको रखना है कि जब आप शब्द लिखें तो थोड़ा और स्पष्ट लिखें शब्द, ताकि एग्ज़ामिनर पढ़ सके। मतलब आपके शब्द पठनीय होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा जो भी लिखा गया है, यहाँ पर मतलब शब्द थोड़ा अपठनीय लग रहे हैं। मतलब मुझे जहाँ तक लिखा लग रहा है कि फंड है, फंक्शन है, या फंक्शनरीज़ है, ठीक है? तो थोड़ा शब्दों को और स्पष्ट लिखा जा सकता है। और सुझावों में यदि चुनौतियों में देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शिक्षा की कमी एवं प्रौद्योगिकी तक पहुँच का न होना। अधिकांश ग्रामीण जनता में इस तंत्र में विश्वास नहीं। मतलब अधिकांश ग्रामीण जो जनता है, जब भी कोई इस तरह के मैकेनिज्म डिजिटल रूप से आते हैं तो उनमें विश्वास नहीं होता। वो नई चीज़ों को, इस तरह की तकनीकों को अपनाने से तो डरते ही हैं। फिर इसके बाद एक बात ये भी है कि निजता के उल्लंघन का खतरा भी इसमें बढ़ सकता है यदि बहुत ज़्यादा हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर सिक्योरिटी बहुत टाइट नहीं होगी, तो निजता के उल्लंघन का भी खतरा हो सकता है, जो आर्टिकल 21 के भी विपरीत होगा। तो आप चुनौतियों के बताने के बाद अंततः आप सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। जैसे यहाँ पर निष्कर्ष देखें तो लिखा गया है कि इस संदर्भ में ई लोक अदालतों एवं कॉमन सर्विस सेंटरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब ई अदालत, कॉमन सर्विस सेंटरों का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, ओडीआर तंत्र मैकेनिज्म को प्रभावी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, न्याय वितरण किससे संबंधित जो लाभ हैं वो क्या होंगे, व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित हो पाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ा निष्कर्ष लिखा है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया निष्कर्ष। निष्कर्ष पढ़े तो ये भी हो सकता है कि ओडीआर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग की त्रिस्तरीय सिफारिशों, यानी संरचनात्मक, व्यवहारात्मक, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, व्यवहारात्मक एवं नियामक उपायों पर बल देना चाहिए, जिसमें क्रमशः डिजिटल साक्षरता व डिजिटल बुनियादी ढांचे, क्रमशः, क्रम देखिए, लिखने का तरीका देखिए, मैंने कहा कि त्रिस्तरीय सिफारिशों, मतलब एक संरचनात्मक, एक व्यवहारात्मक, एक नियामक, मतलब ये तीन है, जिन्हें क्रमशः संरचनात्मक में आप लिखेंगे डिजिटल साक्षरता व डिजिटल बुनियादी ढांचे। फिर इसके बाद कॉमा लगाया है, मतलब व्यवहारागत में होगा सरकारी विभागों व मंत्रालयों से जुड़े विवादों को ओडीआर में लाना, एवं अब आखिरी में नियामक में ओडीआर सेवा प्रदाताओं को स्विनियमन का अधिकार देना और नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण करना शामिल है। मतलब ये करके भी क्या किया जा सकता है, ओडीआर मैकेनिज्म को सफल बनाया जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी जो निष्कर्ष है ये भी ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक आखिरी शब्द बचा हुआ है, विश्लेषण, उसको भी देख लेंगे। ओके, तो आप लोग जरा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टॉपर्स की कॉपियों को देखिए, जो
मतलब आपको विज़न आईएएस की वेब सीरीज़ पे उस पे जाएँगे, सॉरी मैं वेब सीरीज़ कह रहा हूँ। आप वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पर भी क्या होगा कि कॉपियाँ मिल जाएँगी, आप वहाँ से देखिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।